Hello everyone, welcome to my channel. I am Shagun. This is the fifth part of chapter 10th, class 9th, and the topic is 10.6 Archimedes principle. So let's discuss. अब आर्किमेड प्रिंसिपल को समझने के लिए पहले आपको एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी. आपको एक पीस ऑफ स्टोन लेना है, उसको एक रबड़ स्ट्रिंग से बांधना है. सस्पेंड द स्टोन बाय होल्डिंग द बैलेंस. और आपको उसको जो स्टोन है उसे जो स्प्रिंग का बैलेंस है, उस स्ट्रिंग का बैलेंस है, उसके थ्रू होल्ड करना है. और आपको उसकी इनलॉन्गेशन मतलब कितना स्ट्रेच लग रहा है उसके अंदर, जब आप उसको जो स्ट्रिंग है उससे पकड़ रहे हो, तो स्टोन का वेट की वजह से स्ट्रिंग पे कितनी इनलॉन्गेशन आ रही है वो आपको चेक करनी है. उसके बाद आपको एक पानी का बीकर लेना है, उसके अंदर उसको जो स्प्रिंग और स्टोन है, स्प्रिंग बैलेंस और स्टोन है, उन दोनों को आपको उसके अंदर डाल देना है जैसे इस फिगर में गिवन है. देखो, पहले आपने एक स्टोन लेना है, उसे ऐसे रस्सी से बांध के इसकी इनलॉन्गेशन चेक करनी है. उसके बाद आपको एक बीकर लेना है और फिर इसकी इनलॉन्गेशन चेक करनी है. और आपको ऑब्जर्व करना है कि आपने क्या इन दोनों एक्टिविटीज से क्या पता लगा आपको. सो यू विल फाइंड दैट द एनलोंगेशन ऑफ दिस string or the reading of the balance decrease as stone is gradually lost. अब आप इसमें ऑब्जर्व करोगे कि जो एनलोंगेशन है स्ट्रिंग की और जो रीडिंग ऑफ द बैलेंस है वो डिक्रीज हो जाएगी स्टोन जब पानी में नीचे नीचे जाएगा. However, no further changes observed on this. और अगर जब जो स्टोन है वो बिल्कुल फुली पानी में चला गया, मतलब बिल्कुल वो नीचे आ गया, बीकर के कांटेक्ट में आ गया बिल्कुल नीचे, तो आप देखोगे कि उसमें कोई हमें फर्दर चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा. What do you infer from decrease in the extension of? अब आपने देखा कि जो एक्सटेंशन है स्ट्रिंग की वो पानी में जाके कम ज़्यादा हो रही है. जब हम नीचे नीचे जा रहे हैं तो वो ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, और जब बाहर है वो जो हमने पानी में नहीं रखी तो वो ज़्यादा थी. अब ऐसा क्यों होता है? वी नो दैट द एनलोंगेशन प्रोड्यूस इन स्ट्रिंग और स्प्रिंग बैलेंस. अब हमें पता है कि जो एनलोंगेशन है किस वजह से हो रही है, ये स्टोन के वेट की वजह से हो रही है. सिंस द एक्सटेंशन डिक्रीज वंस दिस, और जो एक्सटेंशन है वो बिल्कुल कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी पानी के नीचे की तरफ. इट मीन्स दैट सम फोर्स. अब इसका क्या मतलब है कि कुछ फोर्स है पानी के अंदर जो अपवर्ड स्टोन की डायरेक्शन पे फोर्स लगा रहा है, जिस वजह से जो नेट फोर्स है स्प्रिंग का वो डिक्रीज हो रहा है और जो एनलोंगेशन है वो भी डिक्रीज हो रही है. मतलब जो खिंचाव पड़ रहा था ना पहले वो अब कम हो रहा है जब जो स्टोन है वो पानी के अंदर जा रहा है. अब इसका क्या मतलब है कि जो पानी है ना वो स्टोन पे अपवर्ड ऊपर की तरफ कोई फोर्स लगा रहा है, इसी वजह से जो एनलोंगेशन है, जो खिंचाव है वो कम आ रहा है. और हमने क्या पढ़ा था कि जैसे कि कोई जो फ्लूइड है वो फोर्स लगाए ऊपर की तरफ किसी ऑब्जेक्ट पे, तो वो क्या होता है, इट इज़ बॉयंसी, फोर्स ऑफ बॉयंसी हम उसे बोलते हैं. तो इसी वजह से ये सब हो रहा है. व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ बॉयंट फोर्स? अब मैग्नीट्यूड क्या होता है जो बॉयंट फोर्स है वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं कोई बॉडी पे, क्या वो सेम होता है फ्लूइड के लिए, सभी फ्लूइड्स के लिए सेम होता है वो? क्या हर बॉडी डू ऑल बॉडीज इन अ गिवन फ्लूइड एक्सपीरियंस, क्या हर बॉडी एक सेम बॉयंट फोर्स एक्सपीरियंस करेगी? अब हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं. अब आर्किमेड प्रिंसिपल क्या होता है? व्हेन अ बॉडी इज इमर्ज फुली. अब कोई बॉडी है अगर वो
फुली और पार्शली मतलब आधी या पूरी फ्लूइड में है तो वो एक्सपीरियंस करेगी एक अपवर्ड फोर्स जो उसके जो फ्लूइड है ना उसके वेट के इक्वल होगा वो। आई स्पीक अगेन, अगर कोई भी बॉडी फुली या पार्शली फ्लूइड में नीचे की तरफ जाएगी, मतलब अगर फ्लूइड में जाएगी वो, तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। जो फोर्स होगा वो ऊपर की तरफ लगेगा। जो पानी, जैसे पानी लिया था हमने, जो पानी है वो ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहा था, और वो जो फोर्स होगा ना, वो जो वेट होगा फ्लूइड का, जैसे जो पानी का वेट होगा उसके इक्वल होगा वो फोर्स। यही आर्किमिड प्रिंसिपल है। नाउ कैन यू एक्सपीरियंस। अब जो आर्किमिड प्रिंसिपल है उसके बहुत सी एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि शिप की डिज़ाइनिंग में। शिप की तो शेप, जब आप देखते हो शिप की शेप है जो वो हमेशा सेम ही होती है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ताकि जो पानी है वो शिप पे अपवर्ड फोर्स लगा सके और जो शिप है वो नीचे ना बहे, नीचे ना डूबे, इसलिए। अब जो लेक्टोमीटर है, जो दूध है उसकी प्योरिटी को चेक करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो भी इससे ही बनते हैं। आर्किमिड प्रिंसिपल का यूज़ होता है उन्हें बनाने में। और जो हाइड्रोमीटर है वो भी इसी प्रिंसिपल पे डिपेंड है। और जो हाइड्रोमीटर है वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिटरमाइनिंग करता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट रिलेटिव डेंसिटी। एज यू नो दैट डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज, अब जो डेंसिटी है वो ऑफ अ सब्सटेंस, वो क्या, जो डेंसिटी है उसे ऐसे डिफाइन किया गया है, मास ऑफ अ यूनिट वॉल्यूम। मास किसी यूनिट वॉल्यूम का डेंसिटी होता है, और जो इसकी जो यूनिट होती है डेंसिटी की वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, केजी मीटर क्यूब इनवर्ड्स। द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन रिमेन्स मीन। अगर कोई एक स्पेसिफाइड कंडीशन गिवन है तो जो डेंसिटी है सब्सटेंस की वो सेम होगी। इसलिए जो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस है वो एक वन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है, मतलब एक डिफाइंड प्रॉपर्टी है। इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंस, बट ये हर सब्सटेंस के लिए अलग होगी। जैसे कि जो गोल्ड है उसकी डेंसिटी होती है 19,300 किलोग्राम मीटर क्यूब इनवर्स, और जो वाटर है उसकी होती है 1000। और जो डेंसिटी ऑफ अ गिवन सैंपल ऑफ अ सब्सटेंस कैन हेल्प अस टू डिटरमाइन इट्स प्योरिटी। और जो डेंसिटी है उसका यूज़ कहाँ किया जाता है? जो डेंसिटी है वो यूज़ होती है जो किसी सब्सटेंस की प्योरिटी को फाइंड करने के लिए। इट इज़ ऑफ्टन कन्वेंट टू एक्सप्रेस डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इन कंपैरिजन विद दैट ऑफ वाटर। अब अगर हमें रिलेटिव डेंसिटी किसी सब्सटेंस की निकालनी है तो हम उस सब्सटेंस की डेंसिटी को वाटर की जो डेंसिटी होती है उसके साथ कंपेयर करेंगे। मींस जो रिलेटिव डेंसिटी होती है उसका ये फॉर्मूला होता है, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। इसीलिए जो सिंस द रिलेटिव डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज, इट हैज़ नो यूनिट। अब मेन थिंग, जो रिलेटिव डेंसिटी होती है उसकी कोई यूनिट नहीं होती। अब ऐसा क्यों होता है? देखो, अगर आप यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस लो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा केजी मीटर माइनस क्यूब। ऐसे ही अगर डेंसिटी ऑफ वाटर भी तो यही होगी, केजी मीटर माइनस क्यूब। अब केजी मीटर माइनस क्यूब से केजी मीटर माइनस क्यूब कैंसल, दैट्स वाई डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी हैज़ नो यूनिट। So this chapter is finished. Thank you.